ठीक है, आईटी प्रोसेस मैनेजर। देखो, आईटी वर्ल्ड के अंदर क्या होता था, आईटी प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो फोकस होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना और उन्हें सेल करना। तो कोई भी आईटी कंपनी का मेन एजेंडा यही होता है। बस यहाँ पर कंपनी दो पार्ट में बढ़ जाती है। पहला पार्ट होता है कि कोई कंपनी खुद सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रही है और उन्हें सेल कर रही है। कई कंपनी ऐसी होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर रही है, बट ऐसी किसी कंपनी को सपोर्ट्स दे रही है जो डेवलपमेंट करती है। तो एक कंपनी आपको मार्केट में ऐसे देखने को मिलेगी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किसी से करा रही है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट वो अपने लिए यूज कर रही है या फिर वो प्रोडक्ट किसी क्लाइंट के लिए यूज कर। तो ये सारी कहानियों में एक बात जो निकल के आती है, वो बात ये निकल के आती है कि आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड होती है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नीड हमें क्यों पड़ता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर की नीड हमें क्यों पड़ रही है। तो आज के टाइम पे हमारी लाइफ का, आपकी लाइफ का, इवन हर वर्ल्ड में हर एक इंसान अपनी लाइफ के हर मोस्टली काम सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है। मोस्टली काम, जैसे आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हो वाया सॉफ्ट, राइट। आपको कोई फूड खाना है, आपने जोमेटो स्विगी पे गए और वाया सॉफ्ट से आपने ऑर्डर किया। आपको कहीं ट्रेवल करना है, आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू टिकट बुक कर लिया। आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपको किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसको को रिलेट करें आप लोग अपनी लाइफ के साथ, हर एक काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग करते हैं। हर एक काम, पहले सॉफ्टवेयर नहीं था तो भी ये काम होते थे। पहले सॉफ्टवेयर अगर नहीं था और आपको अगर ट्रेनिंग करनी है तो मेरा कोई इंस्टीट्यूट होता और आप उस इंस्टीट्यूट पे आते और मैं आपको वन टू वन ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, किसी को पैसे भेजने हैं, आपको बैंक जाना होता था, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते थे। 1 से 2 दिन में उस पर्टिकुलर पर्सन के बैंक में पैसे जाता था, वो बैंक अकाउंट पे, बैंक पे जाता था, वहां से पैसे निकल के आते। मुझे ट्रेवल करना है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं क्या करता था, रेलवे स्टेशन जाता था, वहां पे लंबी लंबी लाइनों पे खड़े होकर अपनी टिकट बुक करता था। मुझे फूड चाहिए, मुझे रेस्टोरेंट जाना होता था और वहां से फूड लेके आना। तो इन दोनों जनरेशन में डिफरेंस क्या है? सिर्फ यही है कि काम आपके पहले भी होते थे, काम आपका आज भी। पहले काम
विदाउट सॉफ्टवेयर होते थे, आज काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता। बेनिफिट्स क्या हुआ? टाइम सेव हो गया, टाइम बच गया, राइट? क्या हो गया? टाइम हमारा बच गया। तो बस इन्हीं चीजों को समझना है हमें थोड़ा। ये तो हम समझ गए कि सॉफ्टवेयर की नीड हमें क्यों पड़ती है। अब समझते हैं सॉफ्टवेयर बनाते कैसे। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड होती है, ये अगर आप समझ गए तो आपको जॉब स्विच करने में बहुत आसान होगा, और अपना एक लर्निंग पाथ सेलेक्ट करना आपके लिए बहुत आसान है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, एक कंपनी है, वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है। जैसे पे यू, आपने देखा होगा कभी। पे यू एक इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे ही समझ लो, आप भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होगा। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले कोडिंग आना चाहिए, डेवलपमेंट आना चाहिए। आपने क्या किया? डेवलपमेंट अगर आपको आता है तो आपने डेवलपमेंट खुद से कर लिया। अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आता तो आपने क्या किया? डेवलपर्स आपने हायर कर लिया। तो आपने फॉर एग्जांपल 4 डेवलपर्स हायर किए। अब वहां पे आपका डिसीजन होगा कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलपमेंट कौन सी लैंग्वेज में करनी है। पाइथन में करनी है, कि जावा में करनी है, कि पीएचपी में, किस पे करनी है। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि हमने जावा पे डेवलपमेंट करनी है, आपने जावा पे डेवलपमेंट कर। तो 4 डेवलपर आपके पास है, आपने चारों डेवलपर को अपना टास्क, अपने चारों डेवलपर को अपनी डिमांड बता दी। अब चारों डेवलपर हर एक स्टेज में डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। सारे डेवलपर कोडिंग करने के बाद अब आपने उन्हें बोला, आपने जितनी भी कोडिंग सुबह से शाम तक की है वो कोड हमें दे दीजिए, वो कोड हमें दे दीजिए। आपने क्या किया? यहाँ पर एक ऐसा कोई सर्वर सेटअप किया, एक सर्वर लगाया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसमें एक नॉर्मल फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को आपने शेयर किया, और उन फोल्डर पे इन चारों डेवलपर को एक्सेस दे दिया। और आपने इन्हें बोला कि जितनी भी कोडिंग आप करते हो इस सॉफ्टवेयर के लिए, पूरी की पूरी कोडिंग आप इस फोल्डर पे शेयर करते हो। वो लोग शेयर कर देंगे। उसके बाद कोई सीनियर डेवलपर्स आएगा, उस कोड को कलेक्ट करेगा, उस कोड को वेरीफाई करेगा, उस कोड को चेक करेगा, उस पे कोई बग तो नहीं है, उस पे कोई सिंटेक्स से रिलेटेड एरर तो नहीं है, कोई लंबी कोडिंग तो नहीं कर दी। सब कुछ चेक करेगा सीनियर डेवलपर। चेक करने के बाद अभी वो सॉफ्टवेयर बना नहीं है, अभी वो सॉफ्टवेयर बना नहीं है, अभी तो जस्ट सोर्स कोड है। जब तक उसका आर्टिफैक्ट निकल के नहीं आएगा तब तक वो सॉफ्टवेयर आपके कोई काम का नहीं। तो सोर्स कोड को आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, आर्टिफैक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिफैक्ट का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जब बन के आ जाता है ना, पैकेज में बन के, जिसको आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कर लेते हैं, उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। जैसे डॉट ई फॉर्मेट, डॉट आरपीएम, डॉट जार। तो किसी भी सोर्स कोड का आर्टिफैक्ट तब बनता है जब आप उसे बिल्ड करते हो, जब आप उसे कंपाइल करते हो।
तो कंपनी यहाँ पर एक और ऐसा सर्वर लगाएगी और उसके ऊपर सोर्स कोड को यहाँ पे स्टोर करेगी और फिर उसे बिल्ड करेगी। बिल्ड करने की कमांड्स होती हैं, उसके थ्रू वो बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद अब जाकर आर्टिफैक्ट निकल के आया, डॉट EXE, डॉट RPM, डॉट जार, इस तरीके। और आर्टिफैक्ट निकल के आने के बाद अब कंपनी क्या करती है, अब कंपनी यहाँ पर एक सर्वर रखेगी। अब इस आर्टिफैक्ट को यहाँ पर लोड करेगी। यहाँ पर लोड करेगी और लोड करने के बाद इसकी अपनी एक पर्टिकुलर आईपी होगी। मान लो इसकी आईपी 100.10.10.ta है। यहाँ पे अपना राउटर लगाएगी, यहाँ पे ISP से कनेक्शन लेगी और ये इंटरनेट होगा और ये उनके कस्टमर्स हैं लाइक। और इनके कस्टमर इस सर्वर को एक्सेस करके वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए काम हो। ये मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ जब कोई टूल्स अवेलेबल नहीं था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। सारी चीजें मैनुअल प्रोसेस पे होती थी, सारी चीजें मैनुअल प्रोसेस पे होती। कल को मैं, उस टाइम पर ऐसा होता था कि कस्टमर्स आपके बढ़ रहे हैं तो ये एक सर्वर सफिशिएंट नहीं होता था, तो कंपनी नंबर ऑफ सर्वर्स यहाँ पे लगाना स्टार्ट करती। यहाँ क्या करती थी, नंबर ऑफ सर्वर। जब नंबर ऑफ सर्वर्स लगते थे तो कंपनी अपना लोड बैलेंसर लगाती। फिर उसके बाद नेम से एक्सेस करना है तो कंपनी DNS लगाती। जैसे www.payu.com ऐसे बन गया साइट। अभी भी सारी चीजें मैनुअल प्रोसेस पे हो रही हैं। मैनुअल प्रोसेस पे होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, टाइम। क्या, टाइम ज्यादा लगता। सॉफ्टवेयर को हमने अडॉप्ट क्यों किया, टाइम को बचाने। फिर डिसाइड किया गया क्या और टाइम बच सकता है। क्यों, यहाँ पे टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट इस तरीके से हो रहा है कि डेवलपर, देखा जाए तो डेवलपर्स ने कोडिंग करके आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर का एक वर्जन को रिलीज कर दिया है, लेकिन जब अगला वर्जन कभी बात आती है लाने की तो अगले वर्जन को लाने में 6 मंथ। क्यों लग रहा है 6 मंथ, कोडिंग होनी है, शेयर्ड होनी है, मैनुअल वेरीफाई होनी है, मैनुअल बिल्डिंग होनी है, मैनुअली सारे सर्वर पर डिप्लॉय करना है। और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कभी कुछ हो गया तो डाउन टाइम आ जाना है, तो टाइम टेकिंग। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ये स्टेज के सर्वर्स भी क्रैश हो जाते। तो धीरे धीरे टाइम को ध्यान में रखते हुए, पैसे को ध्यान में रखते हुए नई नई चीजें लॉन्च होती गई मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की। जैसे मार्केट में आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करने के लिए किट आ चुके हैं। आपको पता हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए क्या आ चुके हैं, किट आ चुके हैं। कि आपको पर्टिकुलर स्टेज के कोड लिख कोडिंग करना है, आपको कोड राइट करने की भी जरूरत नहीं है। कोड ऑलरेडी राइट करके लोगों ने अपलोड कर दिया है गूगल्स पे, इंटरनेट की साइट पे।
आप वहां से कोड उठाइए, अपने हिसाब से एडिट करिए और उसे यूज करिए। आपको जस्ट पता होना चाहिए इंटीग्रेट एडिट कैसे करते हैं। तो किसी चीज की कोडिंग करने में जो पहले महीनों लगते थे, आज 1 वीक में हो जाते। तो कोडिंग स्टेज भी ऑटोमेट हो चुकी है। इसीलिए आपने देखा कि आज के टाइम पे डेवलपमेंट की वैकेंसियां कम हो, फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड होती है, सिंगल लैंग्वेज डेवलपर की वैकेंसी कम होती है। क्या? फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड, क्योंकि कंपनी को भी पता होगी कि पूरी कोडिंग तो आपको भी नहीं करनी। फिर उसके बाद सोर्स कोड को स्टोर और कलेक्शन करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम मार्केट में आ गया। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, ये सब क्या करते हैं? इन सब का काम यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर जो मैनुअल सर्वर लगा के रखते थे, इसमें कोई वर्जनिंग का कंसेप्ट नहीं, इसमें कोई मर्जिंग का कंसेप्ट नहीं। लेकिन मार्केट में किसी कंपनी ने आया और आपको ये स्टेज पे जो आपको दिक्कत होती थी, इस स्टेज के लिए ऑटोमेशन सिस्टम ला दिया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिटहब। और आपको बोला गिटहब सेटअप करो, यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, सारे अपने डेवलपर को दे दो, वो अपना कोड लिखेंगे, कोड लिखकर कमिट करके हैशटैग देके पुश कर दिया कर, और ये उतने ही कोड रिसीव करेगा जितने चेंजेस वाले हैं। डुप्लीकेसी की दिक्कत कभी नहीं है, डुप्लीकेसी की दिक्कत आपको कभी नहीं है। ठीक है, ये स्टेज ऑटोमेट हो गया। फिर अगला स्टेज, डेवलपर जो सोर्स कोड को टेस्ट करता था, मैनुअल टेस्ट करता था कि सिंटेक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो कोड टेस्टिंग करने के भी टूल आ गए। तो कंपनी अपने सोर्स कोड को उस टूल में डाल के टेस्ट कर लेती थी, कोड रिव्यू टूल। फिर बिल्ड करने के लिए भी टूल आ गए, बिल्डिंग टूल जैसे माविन। फिर वो आर्टिफैक्ट निकाल के देता है। फिर आपको अपने प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के लिए भी टूल आ गए। क्या आ गए? टूल आ गए। फिर उसके बाद ये जो सर्वर्स हैं, इन सर्वर में डिप्लॉय हो जाते। फिर क्या हुआ? सारे टूल को ऑटोमेट वर्क करने के लिए, सारे टूल आपके ऑटोमेटिक वर्क करें, तो उसके लिए इंटीग्रेशन टूल आ गए जैसे जेनकिंस, गिटलैब। तो कंपनी ने क्या किया? सारी चीज को इंटीग्रेट कर दिया, इसको इससे इंटीग्रेट कर दिया, डेवलपर इससे इंटीग्रेट हो गए, ये इससे इंटीग्रेट हो गया, ये बिल्ड टूल यहाँ पे लगा दिए, उससे इंटीग्रेट हो गया, जैसे एनसेबल हो गया, सॉरी, डिप्लॉयमेंट टूल लगा दिया, इससे इंटीग्रेट हो गया, ये इससे इंटीग्रेट हो गया, ये इससे इंटीग्रेट है, ये इससे इंटीग्रेट, ये इससे इंटीग्रेट है, ये इंटरनेट से इंटीग्रेट, ये इंटरनेट से इंटीग्रेट। तो डेवलपर यहाँ अपनी कोडिंग में कुछ भी चेंजेस करते हैं, कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर होता है। जब भी कोड, नया कोड यहाँ आता है, अपने आप कोड बिल्ड होता है। जब भी कोई नई बिल्डिंग आती है, डिप्लॉयमेंट टूल अपने आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट। सारी चीजें ऑटोमेशन है, कस्टमर को ऑन द स्पॉट चीजें शो होने दे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जिसको हम लोग कहते हैं CI/CD प्रोसेस, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू डिलीवरी। अभी भी चीजें रुकी नहीं, ये चीजें IT वर्ल्ड में आ चुकी। अब यहाँ पर देखो क्या है,
एक कंपनी है सॉफ्टवेयर को बना रही है, कंपनी सॉफ्टवेयर खुद बना रही है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिसोर्सेज खुद यूज कर, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिसोर्सेज खुद यूज कर। एक कंपनी ऐसी होगी जो सॉफ्टवेयर तो बना रही है लेकिन रिसोर्सेज किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे, उनको आईटी सर्विस कंपनी बोलते हैं। जो सॉफ्टवेयर बना रही है उसको आईटी प्रोडक्ट कंपनी बोलते हैं। यहाँ पर और सब, कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। किस लेवल का इन्वेस्टमेंट? मैन पावर का इन्वेस्टमेंट, मशीनों का इन्वेस्टमेंट, स्विच राउटर का इन्वेस्टमेंट, डेटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मेंटेनेंस का इन्वेस्टमेंट। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी एक खर्चे पड़ते हैं कंपनी के, एक कंपनी के खर्चे लगते हैं। कंपनी ने सोचा क्या इस खर्चे को कम कर सकते, क्या इस मेंटेनेंस से बच सकते हैं, क्या ये मैन पावर रिड्यूस हो सकता है? यस। तो धीरे धीरे कंपनी ने, एक नई कंपनी आ गई क्लाउड प्रोवाइडर, जिन्होंने आके कमिटमेंट किया कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए जो फिजिकल रिसोर्सेज की नीड आपको होती है, वो फिजिकल रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करें। उन्होंने आके बोला, और हम आपको इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि आपको कोई अपफ्रंट पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को अपफ्रंट पेमेंट देकर ये सेटअप करवाना था। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको कोई भी अपफ्रंट पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, और प्लस आपको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, और प्लस जो सेटअप आप एक हफ्ते में करते थे वो सेटअप आप एक दिन में कर लो। तो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनियां आई और डेटा सेंटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेस आपको मैनुअली लगाना अपने से अपफ्रंट पेमेंट देके, उन्होंने आपको वो सारा सेटअप अपने प्लेटफॉर्म पर दे दिया, ऑफर किया कि आप इधर आके लगाओ एज अ वर्चुअली। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी को क्या ही मतलब है, उसे तो अपना डेवलपमेंट चलना चाहिए, उसे तो पैसे आना चाहिए। उन्होंने शिफ्ट कर गए, उन्होंने अपना सारा तामझाम उठाया और उन क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाकर सारा सेटअप तैयार कर। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पर सारा सेटअप तैयार। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर की कंपनियां क्या बोलती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए A to Z सर्विसेज देती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए मुझे वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए मुझे बिल्ड करने के लिए बिल्ड टूल की जरूरत पड़ी, डिप्लॉयमेंट करने के लिए मुझे डिप्लॉयमेंट टूल की जरूरत पड़ी जैसे एंसिबल। तो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी ने A to Z सर्विसेज आपको ऑफर करी। उन्होंने किया कि डेटा सेंटर बनाने के लिए हम आपको VPC सर्विस दे रहे हैं, स्टोरेज के लिए हम आपको स्टोरेज सर्विस देते हैं, वर्जन कंट्रोल के लिए हम सर्विस आपको दे रहे हैं अपनी, बिल्ड करने के लिए हम आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, CI/CD के लिए हम आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं, डिप्लॉयमेंट के लिए हम आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो एक चीज दिमाग में आप फिट कर लो कि जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं ये आपको A to Z देते हैं। क्या देते हैं? A to Z सर्विसेज देते हैं। तो आप इन क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाकर, इसीलिए आपको ये केसेस सुनने को मिलता है कि ये कंपनी क्लाउड पे बैठी है, ये कंपनी क्लाउड पे बैठी है। क्यों? क्योंकि किसी कंपनी का कोई मतलब नहीं होता ऑन प्रोमाइसेस पैसे खर्च करना, ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर लगाना। कंपनी का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, अगर वो आईटी कंपनी है तो उसका काम है कि भाई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो और मार्केट में दो और उससे पैसे करो। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ जाती थी। तो पहले क्लाउड प्रोवाइडर थे नहीं, तो सब लोग क्या करते थे, ऑन प्रेम पे सेटअप लगाते। अब जब ऑन प्रेम में सेटअप लगाते थे तो होता क्या था, एक एक स्टेज पे 10,000 सर्वर हो गए, 8-10 लोड बैलेंसर हो गए, बिल्ड स्टेज पे 8-10 सर्वर हो गए, राउटर हो गया, स्विच हो गया, बड़ा डेटा सेंटर बन जाता था। अब उस बड़े डेटा सेंटर को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी कहती थी कि इसको हम लोग अपने लेवल पे हैंडल करते हैं तो सारा स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है। उन्होंने उठाकर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
टीसीएस को बुलाया और बोला कि हमारा ये आप हैंडल करो। विप्रो को बुलाया, बोला हमारा ये हैंडल करो। ये सब आईटी सर्विसेज कंपनी में आती हैं। एचसीएल को बुलाया, अपना कुछ पार्ट दे दिया, नेटवर्किंग का दे दिया। इन्फोसिस को बुलाया, उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट का एरिया आप देखो, वो सिर्फ बैठकर मैनेजमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी मिलकर काम करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां अपना प्लेटफॉर्म उठाकर क्लाउड पे शिफ्ट कर दी। तो जॉब वैकेंसियां चेंज हो, सारी चीजें क्लाउड पे। क्लाउड पे जाने के बाद हर एक चीज पेड होती है। हर एक चीज क्या होती है, पेड होती है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, देखती हैं कि जो चीज ओपन सोर्स, कुछ मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कुछ सर्विसेज क्लाउड से जाके ले तो लेती हैं, बट कुछ सर्विसेज पैसे बचाने के चक्कर में ओपन सोर्स यूज कर लेती हैं। समझ आ रही मेरी बात यहां तक सबको? हाँ जी सर। कंफर्म करो सब लोग। आर्टिफैक्ट हम उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपने सोर्स कोड लिखा, ठीक है। अब वो सोर्स कोड तो इंस्टॉल होगा नहीं ना लैपटॉप में, मोबाइल पे, ठीक है। तो लैपटॉप में क्या इंस्टॉल होगा, डॉट ई एक्सी। तो सोर्स कोड को डॉट ई एक्सी कैसे बनाओगे, बिल्ड करोगे तब जाकर डॉट ई एक्सी बनेगा। तो उसको हम लोग आर्टिफैक्ट बोलते। समझ आ गई? क्लियर है साइदा? ठीक। और किसी को डाउट तो नहीं? तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप देखो किस तरीके से प्रोसेस, आईटी का जो प्रोसेस था वो ट्रांसफॉर्म होता गया, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले क्या होता था, पहले हर एक स्टेज पे इतना वर्कलोड होता था कंपनी के पास, हर एक स्टेज पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के हर एक स्टेज पे इतना ज्यादा वर्कलोड होता था। उनके पास कोई ऑटोमेशन सिस्टम था नहीं, उनके पास कोई ऑप्शंस था नहीं, हर एक स्टेज को मैनुअल करना पड़ता था। तो उस तरीके से उन्होंने हायरिंग भी करते थे। जैसे नेटवर्क का बंदा हायर किया तो उसे सिर्फ नेटवर्क का काम करा रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेशन है नहीं ना आपके पास। नेटवर्क में इतना सारा काम पड़ा हुआ है कि आप उस बंदे को किसी और काम में लगा ही नहीं सकते। तो नेटवर्क के लिए डेडिकेट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम पे इतने इश्यूज आते थे, कोई ऑटोमेशन था नहीं, कोई ऑटो स्केलिंग था नहीं, कोई ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था पहले कि यार कोई सर्वर क्रैश हो, खराब हो जाए तो उसकी जगह ऑटोमेटिक कोई सर्वर आ जाए सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसी सर्वर को ठीक करना, कुछ हो गया तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवर करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेडिकेट बंदा हायर करती थी कंपनी। इतना ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम होता था कि उसे किसी और जॉब में लगा ही नहीं सकते। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलाइजेशन स्किल्स लेके आ रहा है, जिसको बोलते थे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपर्ट बंदा है हमारे पास। ऐसे सर्वर मेंटेनेंस एक्सपर्ट बंदा आता था। तो पहले जॉब वैकेंसी अभी ऐसी निकला करती थी कि नेटवर्क इंजीनियर। तो लोगों ने क्या किया, नेटवर्क की फील्ड को पकड़ लिया, फिर वो नेटवर्किंग में ही एक्सपर्ट हायर कर लिया और अपनी प्रोफाइल सिर्फ नेटवर्किंग का है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपर्ट बंदे हैं, डीएनएस सर्विस के एक्सपर्ट बंदे हैं, डीएनएस में इतना सारा काम है। तो पहले इस तरीके से वैकेंसी आती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब सारा काम ऑटोमेट हो चुका है। ऑटोमेट का मतलब किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बना के दे दिया और आपको बोला कि आप अपना काम इस प्रोडक्ट के थ्रू करिए। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी इनपुट वैल्यू देनी है, ये प्रोडक्ट आपके बिहाफ में सब कुछ कर देगा। तो कंपनी ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि डेटा सेंटर बनाने के लिए आपने क्लाउड पे चले गए, तो अब जाकर क्लाउड पे आपने डेटा सेंटर बनाना, तो एक बार आपने एफर्ट डाल दिया, उसके बाद आपका कोई काम नहीं।
उसके बाद आपका क्या काम? कोई सर्वर खराब होता है तो ऑटोमेटिक सर्वर आ जाता है सेम कॉन्फ़िगरेशन का। तो एक बार आप, तो कंपनी ने देखा कि ठीक है, डेटा सेंटर लगाने के लिए हम अगर किसी बंदे को हायर करते हैं एज अ क्लाउड इंजीनियर, तो उसका जो एफर्ट है वो एक बार है बस। उसके बाद उसका क्या काम? तो उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। तो क्या कंपनी उसको साइड में बिठाकर सैलरी देगी? नहीं। तो अब कंपनी उसके ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है, क्योंकि कंपनी कहती है ये हमारे अंडर पे काम कर रहा है, इसको हमने हायर किया था, इसने 1 मंथ लगाया डेटा सेंटर लगाने में, 1 मंथ के बाद काम किया, कुछ भी काम नहीं है। सारा कुछ तो सेटअप चल रहा है ना, आपने पूरा सेटअप तैयार कर दिया क्लाउड पे जाके, कोई चीजें खराब हो रही है ऑटोमेटिक आ रही है, अब आपका क्या काम है? कोई काम नहीं है। कंपनी ने आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको बोली कि आप इस स्टेज को भी थोड़ा देखिए। अब आपने दूसरे स्टेज पे चले गए। दूसरे स्टेज पे भी क्या था? कोई प्रोडक्ट था, उसे सेटअप करना था। एक बार सेटअप करने के बाद वहां पर भी कोई काम नहीं है, वन टाइम एफर्ट लगा के आप साइड हो। उसके बाद क्या है? कंपनी ने आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इस तरीके से कंपनी ने आपको नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और बोली आप इसे हैंडल करें। क्योंकि कंपनी को भी ये बात पता है कि तू यहां पर बैठ के क्या करेगा, सारा काम तो टूल का है, हम टूल को पैसे पे कर रहे हैं। क्योंकि जो टूल कंपनी यूज कर रही है वो फ्री नहीं है, उसमें मेंबरशिप लेना पड़ रहा है। तो कंपनी मैन पावर की जगह टूल को पैसे दे रही है आज के टाइम। तो मैन पावर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए। इसीलिए आज के टाइम पे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको जेडी में लिखा होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिनक्स की नॉलेज होना चाहिए, वर्जनिंग कंट्रोल में आपको गिटहब, बिटबकेट, गिटलैब की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोड रिव्यू के लिए, कोड टेस्टिंग के लिए सेलेनियम आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कहीं वहां पे काम पड़ जाए तो आप वहां पे भी देख लो। आपको माविन आना चाहिए, कभी बिल्ड टूल पे कोई दिक्कत है आप वहां पे देख लो। आपको एंसेबल आना चाहिए, आपको सेल स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, आपको क्लाउड आना चाहिए, इंफ्रा को ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट करने के लिए टेराफॉर्म आना चाहिए। किसी कंपनी का सेटअप दूसरी क्लाउड पे लगा हुआ है गूगल पे, वो कहती है गूगल भी आना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी ने अब हायरिंग भी उस हिसाब से कर। और अब जब कंपनी ने देखा कि पहले तो एक डेडिकेट स्किल्स का बंदा हम हायर करते थे, अब तो हम मल्टी स्किल्स के बंदे हमें चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें मल्टी स्किल्स के बंदे चाहिए, उन्होंने देखा कि ये पूरे स्टेज में होता क्या है। एक एरिया पे डेवलपमेंट होता है, एक एरिया पे ऑपरेशन होता है। तो उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया, डेवलपमेंट ऑपरेशन, और बना दिया डेवऑप्स। और अपनी जॉब प्रोफाइल पे लिखना स्टार्ट कर दिए कि आई नीड ए डेवऑप्स इंजीनियर, और आपकी स्किल्स में ये होना। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अगर अगर हम अपने करियर की स्टार्टअप की बात करें, तो अगर हम अपने करियर की स्टार्टअप की बात करें तो हर कंपनी किसी भी बंदे को हायर करती है डेवऑप्स प्रोफाइल। उनकी वैकेंसी वहीं से स्टार्ट होती है, डेवऑप्स। क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर है कि हम किसी मैन पावर को हायर करेंगे, उसका काम सिर्फ 10% का है, 90% काम प्रोडक्ट करेंगे, 90% काम टूल का है। इसलिए उनकी जेडी में डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर। अब हो सकता है किसी कंपनी में डेवऑप्स इंजीनियर में आपको मिनिमम 10 टूल मांग रहे हैं, किसी कंपनी में आपको 15 टूल मांग रहे हैं, किसी में 20 टूल मांग रहे हैं। या कोई कंपनी वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में गिटहब यूज कर रही है तो कोई बिट बकेट यूज कर रही होगी, कोई गिटलैब यूज कर रही होगी, कोई कोड कमिटी यूज कर रही होगी। ऐसा हो सकता है। फिर धीरे धीरे कंपनी ने और आगे, उन्होंने देखा कि और कितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं हम लोग, और कितनी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो सकती है। तो फिर कॉस्ट कटिंग के लिए कंटेनराइजेशन आ गया मार्केट में, कंटेनर का कंसेप्ट क्या आ गया? कंटेनराइजेशन आ गया मार्केट, कंटेनर का कंसेप्ट।
तो जब कंटेनर का कंसेप्ट मार्केट में आया, तो जो कंप्यूटर्स आपके लगते थे, आपने क्लाउड पे भी गए तो आपको मान लो 500 कंप्यूटर्स की जरूरत है। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आने से जहां पे 500 कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी, वहां पे 50 कंप्यूटर पे काम हो जाना, तो 450 कंप्यूटर का कॉस्ट आपका बच जाना। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो गई तो कंपनी का फिर कॉस्ट बच गया। कंपनी के 450 कंप्यूटर के कॉस्ट बच गया। अगर क्लाउड पे जा रहे हो तो वहां पे भी 450 वीएम आपको लेनी पड़ेगी ना, उसका पर मंथ का बिलिंग आएगा, वो कॉस्ट आपका बच गया। तो कंपनी ने क्या किया, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर दी। तो जब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब उसको मैनेजमेंट भी करना है। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या है, आप में से है किसी को आइडिया, बता सकता है मेरे को कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या है? और कौन बताएगा? देखो, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में डॉकर है, क्यूबरनेटिस नहीं है। डॉकर है, पॉडमैन है, क्रायो है। ठीक है। तो ये कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, तो लोगों ने कंटेनर को इंप्लीमेंट किया, अपनी जो सॉफ्टवेयर था उसको डेवलपमेंट कंटेनर के ऊपर करने लगे। लेकिन उसको मैनेजमेंट करने के लिए फिर मार्केट में एक टूल आया कुबरनेटिस, जिसको वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो फिर कंपनी ने बोला कि ठीक है भाई, कॉस्ट तो सेव करनी है। तो कंपनी ने आप लोगों की डेवऑप्स की स्किल्स में एक और टूल डाल दिया, कंटेनराइजेशन, और एक और टूल डाल दिया कुबरनेटिस। और ये दो टूल इतने इंपॉर्टेंट है, डॉकर और कुबरनेटिस, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट को बचाने में हेल्प करते। क्योंकि देखो, 500 से 50 सर्वर पे आ गया, और सबसे ज्यादा कॉस्ट आपके सर्वर के ही लगती। तो जब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद इस पे डिप्लॉयमेंट करने के टूल भी डिफरेंट आ गए। तो जब इस पे डिप्लॉयमेंट करने के टूल डिफरेंट आ गए, जैसे आर्गो सीडी वगैरह के थ्रू डिप्लॉयमेंट होता है कुबरनेटिस के ऊपर, तो जहां पहले वीएम के ऊपर डिप्लॉयमेंट के लिए एंसिबल यूज करते थे, अब डिप्लॉयमेंट टूल भी बदल गए, आर्गो सीडी। तो किसी कंपनी में अगर कंटेनराइजेशन नहीं चल रहा है, तो वहां एंसिबल वगैरह चल रहा होगा। किसी कंपनी में कंटेनराइजेशन चल रहा है, वहां आर्गो सीडी चल रहा हो। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी नहीं रखा, ये और आगे जाता गया, और आगे जाता है। और आगे जाने का मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को ये सारी चीजें सेटअप करना तो पड़ रहा है, लेकिन ये जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने और ऑप्शंस आपको दे दिया। क्या बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको आपका ये सेटअप हम चाहें तो और इजी कर सकते हैं। और इजी का मतलब, इन्होंने बोला कि ये सब लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है, आपको जस्ट एक प्लेटफॉर्म ला के दे दिया, और बोला कि उस प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ रेडी टू मूव लगा हुआ है, आप जस्ट अपना सोर्स कोड लाइए और यूज करिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसको हम लोग कहते हैं पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्या कहते हैं हम लोग, जैसे एडब्ल्यूएस कंपनी अपना खुद का डेवऑप्स सर्विस देती है, एजोर कंपनी अपना खुद का डेवऑप्स सर्विस देती है। तो इनमें क्या है, इनमें इन्होंने बोला कि जिनको क्लाउड पे आके भी सारा सेटअप करना एक हैक्टिक लगता है,
या कम स्किल्स है आपके पास, आप इन्हें यूज कर, इसमें सब कुछ आपको रेडी टू मूव मिलेगा। तो बहुत सी वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंपनियां होती हैं जो टोटली डेवलपमेंट बेस होती है, वो उनके साइड चाहते हैं। या बहुत सी कंपनियां जो अभी स्टार्टअप कर रही हैं, वो उधर जाते हैं। या बहुत सी कंपनियां उसकी स्किल्स को अच्छे से अवेयर कर चुकी हैं, उन्हें पता है कि यार हमारा जो मेन गोल है, मेन फोकस है सॉफ्टवेयर के साइड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके सेल करना, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है, इंफ्रा सिंफ्रा क्या होता है, हमें मेन गोल अपना इधर रखना है, अर्निंग के साइड, वो इधर शिफ्ट कर। जिन्हें ओपन सोर्स टूल से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपना डेली प्रोसेस का जॉब इजी बनाना है, इंपॉर्टेंट है उनके लिए, वो उधर मूव करे। क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उन्होंने उठा लिया। यहाँ पे तो देखो, आप अगर क्लाउड पे जाके सेटअप भी कर रहे हो तो आप सेटअप अपने से कर रहे हो। अब आप कर रहे हो, कभी खराब कर रहे हो, कभी सही कर रहे हो, कहीं सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके पास है अभी। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। फिर धीरे 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 हर कंपनी ने क्या किया, अपना जॉब प्रोफाइल क्या कर दिया सर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्या कर दिया, डेवऑप्स इंजीनियर। बट अब ये नहीं है, इस चीज को भी पकड़ के मत बैठना कि हम कंपनी में जाएंगे तो हमें डेवऑप्स इंजीनियर का ही काम मिलेगा। कंपनी का इंफ्रा बड़ा होता गया, जैसे एक कंपनी है, अब उस कंपनी के अंदर क्या है, एक प्रोजेक्ट था, तो एक ही प्रोजेक्ट था कंपनी के पास, तो जो इंजीनियर होते थे वो सारी चीजें हैंडल करते थे। लेकिन उसी कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आने लगे, या वही प्रोजेक्ट्स का इंफ्रा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, तो उन कंपनियों ने भी क्या किया, हर एक स्टेज का फिर डेडिकेट बंदा हायर करना। जब तक उनका इन्वायरमेंट एक हैंडल करने लायक था एक बंदे से, तो उस बंदे को सारा काम दे दिया। लेकिन जब इन्वायरमेंट इतना बड़ा हो गया धीरे 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 धीरे, तो वहां पर भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि क्लाउड की स्पेशलाइजेशन टीम होगी, कंटेनराइजेशन की